अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे अंदरूनी लड़ाइयां कहां तक पहुंच गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उससे क्या निकलता नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई हुई तौहीन अदालत की जो चल रही थी फैसल वावडा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ख़िलाफ़। और इसमें हुआ क्या, ये बड़ा दिलचस्प है जो आज हुआ है, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात होने और इसके ऊपर पहली दफ़ा हम कुछ एक अलग ही सूरत हाल देख रहे हैं मयार की, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि इमरान खान साहब को जो ज़मानत मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके ऊपर किस बात की तकलीफ़ हुई है नैब को, और उन्होंने जाके ज़मानत मनसूखी को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। यानी ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त जो है वो दायर की है, जो ज़मानत मिली थी उसको चैलेंज किया है। तो काफ़ी कुछ है जिस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई। मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, जिसमें बड़ी धमकियाँ शमकियाँ लगाई थी कि जी हम जजों की पगड़ियों से फ़ुटबॉल बनाकर खेलेंगे और वगैरह वगैरह। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से काजी साहब ने सुओ मोटो लिया था इसके ऊपर, सबको अंदाज़ा था कि इस केस में फैसल वावडा या मुस्तफ़ा कमाल को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि शायद उनको किसी नुकसान से बचाने के लिए ही ये जायज़ा लिया गया था कि इसको ख़ुद अपने पास ही केस को फ़िक्स कर लिया जाए। क्योंकि ये एक बात केस के दौरान जब डिस्कस हुई और साथ ही जजेस की जानिब से ये बात जब कही गई कि जनाब जजेस को तो इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि पगड़ियों के फ़ुटबॉल बनाए जाएंगे, तो इस पर इस बात का अंदेशा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहीं इसके ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस ना ले ले और कोई इसके ऊपर इशू ना कर दे किसी किस्म का तौहीन अदालत का नोटिस फैसल वावडा वगैरह को। तो उसके बाद फिर खबरें ये आई कि काजी फायज़ा साहब ने उस कॉन्वर्सेशन में जब इस मामले के ऊपर बात हुई तो ये तय किया कि जी मैं ख़ुद ही सुओ मोटो ले लूँगा। और फिर उन्होंने दो जज साहिबान के साथ अपना एक बेंच बना लिया, और वो दोनों जज साहिबान उनके लाइक माइंडेड ही समझे जाते हैं। और उनके साथ बैठकर जब उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ किया तो सबको अंदाज़ा था कि बेसिकली इसमें से कुछ नहीं निकलेगा और फैसल वावडा साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी। पहले तो फैसल वावडा साहब ने कहा कि जी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने शुरू में ही अनकंडीशनल माफ़ी मांग ली थी। फिर एक आध समात के बाद फैसल वावडा साहब ने भी गैर मशरूत माफ़ी मांग ली और साथ में हवाले दिए कि किस तरह कुरान और हदीस ने उनकी दिल की दुनिया बदल दी, और जनाब अब वो बिल्कुल गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। तो उनकी माफ़ी भी कबूल हो गई है और मुस्तफ़ा कमाल की भी माफ़ी कबूल हो गई है। दोनों को जो शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे तौहीन अदालत के, वो वापस ले लिए गए हैं अदालत की जानिब से। लेकिन इस दौरान जो सबसे इंटरेस्टिंग काम हुआ वो बहुत ही दिलचस्प है। वो ये कि काजी फायज़ा साहब इस सारी कार्रवाई के दौरान टीवी चैनल्स के ऊपर गुस्सा होना शुरू हो गए और कहने लगे कि जनाब आप लोग पैसा बनाने के चक्कर में कोई गलत सही नहीं देखते, और आप जनाब कोई भी कुछ भी कह रहा होता है उसको लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं। तो टीवी चैनल्स ने फैसल वावडा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों दिखाई बराह रास्त, तो इसके ऊपर जो है अब टीवी चैनल्स की खैर नहीं। लिहाजा वो नोटिस जो कि फैसल वावडा साहब या मुस्तफ़ा कमाल को मिलने थे और उनके ऊपर कार्रवाई होनी थी, उल्टा वो नोटिस उनसे वापस लेके टीवी चैनल्स को जारी कर दिए गए हैं। कैन यू बिलीव इट? मतलब जो जुर्म कर रहा है उसको तो माफ़ी है, लेकिन जो उस जुर्म में किसी भी तरह उसका सिर्फ एक ज़रिया बन गया उसको बताने का, दिखाने का कि भाई ये जुर्म हो रहा है, उस ज़रिए को आपने उठा के कसूरवार ठहरा दिया। तो ये एक अजीबो गरीब मामला है और हैरत अंगेज़ तौर पर ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सारे ही कोर्ट रिपोर्टर्स भी और कानूनदान भी सर पकड़ कर बैठ गए काजी साहब की इस अजीबो गरीब मंतिक के साथ कि मतलब ये तो बिल्कुल, आज वो एक रिपोर्टर है हमारे ज़ुबैर अली, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था जुमला कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप किसी कातिल को सज़ा ना दें, लेकिन जिसने कोई बंदूक बनाई है या छुरी बनाई है तो उसको आप सज़ा दे दें कि भाई तुमने ये कत्ल आला कत्ल बनाया ही क्यों। तो भाई उसको उसने यूज़ जिसने गलत किया है कसूरवार तो वो है, तो आप कैसे उसको आले को कैसे सज़ा दे सकते हैं। तो ये एक अजीबो गरीब सा फैसला है काजी साहब का जो समझ से बिल्कुल बाहर है। और फिर इंटरेस्टिंगली ये देखने में आ रहा है कि काजी साहब जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उस वक्त तो हमें नज़र आता था कि वो बहुत
आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, और जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं तो हर मामले के ऊपर वो मीडिया को लताड़ते हुए, डांटते हुए, गुस्सा करते हुए नज़र आते हैं कि जी कुछ भी चला दिया जाता है। यूट्यूबर्स को भी गुस्सा करते हैं, सोशल मीडिया पे भी गुस्सा निकालते हैं, और अब उन्होंने मीडिया चैनल्स को भी, जिनके बारे में ख़ुद काजी साहब का ये पहले ख्याल हुआ करता था कि उनको दबाव के तहत बहुत सब कुछ करना पड़ता है, आज वो ये कह रहे हैं कि दबाव के तहत नहीं, वो पैसे की खातिर ये सब कुछ करते हैं। तो काजी साहब के जो ख्यालात हैं वो अक्सर बदल गए हैं, सबको अब नज़र आ रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके पूरे का पूरा एक जो इमेज था वही तबाह बर्बाद उन्होंने कर लिया है, और अब उन्होंने मीडिया चैनल्स को भी नोटिस जारी कर दिया है। मैं मीडिया चैनल्स की कोई बहुत हमायत में नहीं हूँ, ये आपको मैं बता दूँ कि मैं समझती हूँ ख़ुद भी कि मीडिया चैनल्स भी आजकल पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर आजकल, वैसे तो थ्रू आउट भी कोई ऐसा नहीं है कि बड़े कोई मिशन के साथ ही सारे चैनल सहाफ़त कर रहे हैं, आपको भी मालूम है। और अब तो हर चीज़ लोग बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि कौन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कौन कहाँ पर किस वजह से कोई अपना गुस्सा, बोझ, ज़ाती इंतकाम निकालता है, और फिर ये भी कि कहाँ पर लोग बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा कुछ बर्दाश्त करते हैं, और कहीं जेन्युइनली लोगों को बहुत दबाव का भी सामना करना पड़ा है। तो ये बहुत कुछ है, लेकिन मीडिया का रोल कोई आइडियल नहीं है, मैं तो ख़ुद उसकी बड़ी नाक़िद रही हूँ। लेकिन जिस मामले पर चीफ़ जस्टिस साहब ने मीडिया को पकड़ा है जाके, वो तो बहुत ही मज़ाक़ खेज़ बात है कि आप उनको छोड़े नहीं, आप उनको छोड़े हैं, आप जिन्होंने बोला है और जिसने दिखाया है उसको आप पकड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही मज़ाक़ खेज़ सी सिचुएशन लगती है। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने आज ये बताया कि जी रऊफ़ हसन साहब ने भी, अच्छा ये भी एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है जो इनकी सामने आई है, कि जनाब अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी रऊफ़ हसन साहब ने भी इस तरह कुछ तौहीन आमेज़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो काजी साहब ने पूछा कि किसके बारे में? उन्होंने कहा जी आपके बारे में। उन्होंने कहा हैं, क्या कहा? उन्होंने कहा जी मैं रिपीट नहीं करना चाहता। वो बेसिकली जब रऊफ़ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो काजी साहब को और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को टाउट कहा था बेसिकली, तो उसके ऊपर वो कहने लगे कि मैं वो रिपीट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे अल्फाज हैं आप रिपीट नहीं कर सकते? कहते हैं ऐसे ही है सूरत हाल। कहते हैं तो ये रऊफ़ हसन वही हैं जो कि फ़वाद हसन फ़वाद के भाई हैं? उन्होंने कहा हाँ जी वही हैं, फ़वाद हसन फ़वाद के भाई। कह रहे हैं अच्छा, तो फ़वाद हसन फ़वाद तो वो हैं जिनको हमने बड़ा रिलीफ दिया था। वो एक केस था जिसमें करोड़ों के मामलात थे, पैसे के, करप्शन के, कुछ इस तरह के इशूज़ थे, तो उसमें तो हमने फ़वाद हसन फ़वाद को बड़ा रिलीफ दिया था। तो रऊफ़ हसन को क्या उस बात का गुस्सा है कि ये उन्हें रिलीफ क्यों दिया है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे थे? मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन कि ये मुल्क का चीफ जस्टिस है जो ये बात कर रहा है। मतलब आपने अगर फ़वाद हसन फ़वाद को कोई रिलीफ दिया है तो आप ये समझते हैं कि उसका पूरा ख़ानदान जो है वो उस बोझ के तले दब जाएगा और वो आपके बारे में कोई बात नहीं करेगा। वैसे मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें वो कहना चाहिए, नहीं, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि आप उसका जवाब ये ढूंढ रहे हैं कि याद करो मैंने तुम्हारे भाई पर वो एहसान किया था और तुम मुझे ये कह रहे हो। अव्वल तो भाई पे एहसान किया था आपने, ये भी वैसे तय होना चाहिए कि क्या आपने उनको कोई आउट ऑफ द वे रिलीफ दिया था या इंसाफ पे मबनी काम किया था। अगर तो आपने इंसाफ पे मबनी फ़ैसला किया था तो फिर ये कोई एहसान नहीं, वो तो आपका काम है कि आप इंसाफ करें। और अगर आपने आउट ऑफ द वे कोई उन्हें फेवर दिया है तो फिर तो आपसे पूछगछ होनी चाहिए कि भाई आपने आउट ऑफ द वे फेवर क्यों दिया करोड़ों के मामलात में। फिर अगर वो हम ये मान लें कि आपने इंसाफ किया तो उसका वो कोई एहसान कैसे आप बना सकते हैं? और इस मनसब पर बैठकर आप ये इस तरह की हरकत करेंगे छोटी सी कि भाई आपको याद दिलाएंगे आप बैठ के कि अब चूँकि मैंने तुम्हारे भाई पे ये एहसान किया लिहाजा तुम्हारा ख़ानदान पूरा जो है अब वो चुप करके बैठे और मेरे ऊपर कभी कोई तनकीद नहीं कर सकता। ये कौन सी लॉजिक है और ये क्या उन्होंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है? मेरी तो बिल्कुल दिमाग माउफ हो गया इस मामले के ऊपर। और बहरहाल अब ये जो चैनल्स हैं वो बेचारे 2 हफ्ते के अंदर जी उनको कहा गया तौहीन अदालत के नोटिस के ऊपर उन्होंने जवाब जमा कराना है। वैसे तो थोड़ी सी कहीं कुछ चैनल्स के लिए एक कमीनी सी खुशी भी अंदर हुई है कि किसी हवाले से ज़रा इन लोगों को भी थोड़ा सा खींचना चाहिए जो इस तरह से ये लोग जिस तरह से माउथ पीस बने हुए इस्टेब्लिशमेंट के और जिस तरह से जुल्म को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इसके ऊपर चैनल्स के किरदार के ऊपर सवाल तो है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन यह है कि काजी साहब ने अपने तई कमाल किया है बहरहाल। तो
ये आज की जी सूरत हाल थी। बाद में फैसल वावडा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदा भी किया शुक्र अदा करते हुए। देखिए कहाँ इतनी बढ़के मार रहे थे कि जी करना है जो मर्जी कर ले, मैं हटूंगा नहीं। आज जनाब इतने वो कोई परेशान थे कि उसके ऊपर सजदे अदा कर रहे हैं शुक्र के कि जी मेरी जान छूट गई। तो ये था जी आज बड़ा ड्रामा खेज दिन सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे फैसल वावडा मुस्तफ़ा कमाल की तो खुलासी हो गई है। लेकिन वैसे आज हसनात मलिक साहब का एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो वो ये कह रहे थे कि काजी साहब को असल में गुस्सा चैनल्स के ऊपर किस बात का है। इस बात का है कि चैनल्स ने जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी थे, आपको याद होगा, जो अचानक से एक दिन नमूदार हुए थे, जिन्होंने इंकशाफ किया था कि कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है 2024 के इलेक्शन में, और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मुलव्विस हैं बाकायदा। तो असल में हसनात मलिक साहब ने आज ये ट्वीट किया कि काजी साहब को बेसिकली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का गुस्सा है कि वो क्यों सारे चैनल्स ने दिखाई। इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं जी। पीटीआई में जी बड़ी इस वक्त लड़ाई झगड़ा फुल चल रहा है, और जो पहले से लोग डिवाइडेड थे, हमेशा बात कर रहे थे, पार्टी से मौजूदा क़यादत से इख्तिलाफ़ात करते थे, वो तो अपनी जगह थे ही। अब इसमें एक और ग्रुप का इजाफा हो गया है, वो ग्रुप जो कि बज़ाहिर पीटीआई छोड़ गया था और अब वापस आना चाहता है। वो ग्रुप जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए कभी कोई अल्फाज नहीं कहे उस तरह से, लेकिन बहरहाल वो वापस आना चाहता है। इस ग्रुप में आप कह सकते हैं फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल हैं, इसमें अली जैदी साहब हैं, और भी कई लोग हैं जो कि पीटीआई छोड़ गए थे बज़ाहिर, और उसके बाद अब उसमें वो वापस दोबारा आना चाहते हैं। तो एक तरफ वो ग्रुप है जो कि इस वक्त बज़ाहिर पीटीआई का फेस है, दूसरा वो ग्रुप है जो नाराज़ है उस फेस से, और तीसरा वो ग्रुप है जो कि वापस आना चाहता है। लेकिन ये मैं बात बता दूं कि जो खबरें चल रही थी कि जी इस्तीफ़े दे देंगे और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपसे ये बात कही थी ऑन रिकॉर्ड कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई इस्तीफ़े देने पर जाए या उस तरह। उनको पार्टी क़यादत की पॉलिसी से इख्तलाफ ज़रूर है, जो कि हर किसी पार्टी में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस लेवल पर जाएंगे कि जहाँ पर वो इस्तीफ़े दे दें या अपने आप को पीटीआई से अलग कर लें या उनको कुछ नुकसान पहुँचाएँ। तो मेरा ख्याल है कि उसकी काफ़ी हद तक विंडिकेशन इस तरह भी हुई। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास था कौमी असम्बली में, जिसमें तमाम ही पीटीआई के जो एमएनएस थे वो शरीक थे, और वो तमाम लोग जिनके बारे में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का कहा जा रहा था वो भी इसमें मौजूद थे। तो उनकी तरफ से ये पैगाम दिया गया कि हम सब यूनाइटेड ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे इख्तलाफात ज़रूर हैं, वो इमरान खान की रिहाई को लेकर कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल हैं, कुछ ज़रा अपनी स्ट्रैटेजी कुछ और तरह रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका मतलब ये है कि हम इतने अलग हो रहे हैं कि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा शानदाना गुलजार साहिबा हों, शेर अफजल मरवत साहब हों, शहरयार आफरीदी साहब हों, इन सब ने अलग अलग ट्वीट्स भी आज किए, और उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है कि हम कोई अलग इस्तीफ़े देने का सोच रहे हैं या कोई हमारी स्ट्रैटेजी अलग है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, और जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ऐसी खबरें फैला रही हैं सब गलत है। तो फिलहाल तो उनकी तरफ से, सबकी तरफ से ऐसी टोटली इसको तरदीद किया गया, और जो मेरी समझ में भी आने वाली बात है, क्योंकि इनमें से कोई भी इमरान खान की उस तरह से नहीं है कि कोई गद्दार है या इमरान खान को ये, या फिर अगर इस बात को छोड़ भी दें कि वो सिंसियर है या नहीं, तो आप ये सोच लें कि इन सबको पता है कि इमरान खान को छोड़कर या उसके कॉज को, पार्टी को नुकसान पहुंचाकर उनकी अपनी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो किसी ने अगर ऐसा कुछ करना है तो फिर क्यों करना है, किस बुनियाद पे करना है। जो लोग छोड़ के गए थे आज वो कितनी मुश्किल में, उन्हें वापस आने में कितनी दिक्कत है, तो जो यहाँ पर बैठे हुए हैं पार्टी के प्लेटफॉर्म से, वो भला ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये नहज पे बात जाएगी। बाकी जो बाहर के लोग हैं जो अंदर आना चाहते हैं, उनके मामलात भी चंद दिनों में आगे सॉर्ट आउट हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि असल में जिसको भी ऑनर मिलेगा वो तो उसी को ही मिलेगा जिसको इमरान खान पार्टी में वापस लेने के लिए ओके बोलेंगे। तो अदरवाइज़ ये सब अपनी अपनी कोशिश करते रहेंगे कि किसने क्या करना है। अब जी अगली स्टोरी पर आ जाते हैं। पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए बाकायदा एक पैनल चला गया जी, 3 नामों का, जो 3 सीनियर मोस्ट जस्टिस साहिबान हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जिनमें शुजात खान भी हैं, आलिया नीलम भी हैं, एक और हैं। इन सब के हवाले से जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जी ये इनमें सबसे जो मोस्ट सीनियर हैं जो शुजात खान साहब हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस दफ़ा
तीनों के इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे बाकायदा और फिर उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में एक जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुला लिया गया है। अब ये भी बड़ी अजीबोगरीब सी रिवायत है, क्योंकि देखा जाए तो पहले ऐसा नहीं होता था। सीनियरिटी का एक जो प्रिंसिपल सेट किया गया था उसमें ये तय था कि जी जो सीनियर मोस्ट होता है उसको बना दिया जाता है। लेकिन अगर हम ये रिवायत डालना शुरू कर देंगे कि 2-3 सीनियर लोगों के नाम भेज दें, उनमें से पिक एंड चूज़ होगा, तो ये फिर रिवायत बड़ी अजीबोगरीब होगी। अब हर कोई ये चाहेगा कि भाई उसका नाम चीफ जस्टिस के तौर पर फाइनल हो जाए, तो उसके लिए वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है, किसी लालच में भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। दोनों सूरतें हो सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है इंसान है तो हम यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है उसके मुताबिक ही देखते सोचते हैं। तो ये एक अजीब सी रिवायत है। मुझे तो इसमें बिल्कुल भी कोई समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत क्या है। आप बाकायदा एक रेस में सारे जज साहिबान को शामिल कर देंगे कि कौन हुकूमत के और बाकी जो सिस्टम है उसके साथ लॉयल है, और उसको जो है वो आप मौका दे दें कि हाँ भाई तुम बन जाओ अगर तुम हमारे साथ कमिटमेंट कर लो कि हमें नहीं परेशान करोगे। तो ये बिल्कुल एक अजीबोगरीब, और मेरा ख्याल है हर कोई इसको कंडेम ही कर रहा है। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। एक आपने रूल सेट किया उसको फॉलो करें। इसके साथ साथ जी आज ये भी आपको बता दें कि नैब ने इमरान खान साहब की अलकादिर ट्रस्ट केस में जो ज़मानत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की थी, उस ज़मानत को आज जाके चैलेंज कर दिया है, उसकी मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसको आपने इस लिहाज से भी देखना है कि जो इद्दत केस है उसके ऊपर फ़ैसला भी आना है, और अगले बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, उसमें 2-1 हफ्तों में ये फ़ैसला आना ही है। अभी तो चले मौतली के ऊपर तो आपने मना कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है मेरिट के ऊपर फ़ैसला आना है जो कि जुलाई के 2nd अशरे में आ सकता है। तो ऐसी सूरत में जब इद्दत केस भी ख़त्म हो रहा होगा अगर, तो फिर उस सूरत में आपके पास क्या ऑप्शन होगी, इमरान खान को कैसे आपने रखना है जेल के अंदर। उसके लिए ज़रूरी है कि जो इमरान खान पे इस वक्त मुकदमा चल रहे हैं, कोई भी जो चल रहा है उसके ऊपर उनके ऊपर गिरफ्तारी रखी जाए। पहले वो गिरफ्तार थे इस मुकदमे में, बाद में उन्होंने ज़मानत ले ली थी। तो अब दोबारा से कोशिश ये की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में उनको ये जो ज़मानत मिली है उसको कैंसिल करवा के दोबारा से उनको इस मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाए। उसकी वजह यही है कि अभी इस मुकदमे का फ़ाइनल फ़ैसला आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, गवाह ज़्यादा हैं, आहिस्ता आहिस्ता गवाह सारे अपने स्टेटमेंट्स देंगे, फिर जरा होगी वगैरह वगैरह। तो इस सारे हंगाम में कोशिश इनकी ये है कि पहले ही किसी गिरफ्तारी में इमरान खान साहब को फंसा लिया जाए, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब देखा जाए तो अगर नैब कोई इंडिपेंडेंट इदारा होता तो उनको क्या तकलीफ थी इस बात से, लेकिन यहीं से हमें पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन हो या नैब हो या FIA हो, ये किस तरीके से बाकायदा पार्टी और फरीक बने हुए हैं मुख्तलिफ़ केसेस में, और वो किस तरह जाके उनको कॉन्टेस्ट करते हैं मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर। अगर ये इंडिपेंडेंट इदारे हों तो बहुत से मामलात में ज़रूरी नहीं है कि आप जाके हर चीज़ को चैलेंज करते फिरें। इमरान खान का नाम वैसे भी ECL में है, वो कोई मुल्क से भाग नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनकी गिरफ्तारी क्यों चाहिए जबकि वो पेश भी हो रहे हों, हर तरह से आपके साथ ताउन भी कर रहे हों। तो ये एक बड़ा अहम सवाल आ जाता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि आपको पता है ताकतवरों की प्लानिंग क्या है, तो इसलिए फ़िलहाल उनकी कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की ज़मानत मनसूख हो जाए। अब इसमें अगेन बहुत अहम किरदार बन जाएगा जनाब काजी फाजिसा साहब का, और फिर ये देखना पड़ेगा कि अब केस कौन सा बेंच सुनेगा और क्या वो इमरान खान की ज़मानत मनसूख करेगा या नहीं। तो फिर ये कहानी आके सुप्रीम कोर्ट में ही ख़त्म होनी है। इसके साथ साथ मैं इसमें आपको ये अपडेट भी कर दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी छुट्टियों पे जा रही है। 10 जुलाई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 महीने की छुट्टियां हैं जो कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, और इससे भी बहुत रिलीफ मिलेगा हुकूमत को, क्योंकि उन्हें इस बात की टेंशन रहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल रहा है PTI को या इमरान खान को। तो कम से कम 2 हफ्ते ये छुट्टियां रहेंगी तो उनको इस बात की तसल्ली रहेगी कि अब अगर इमरान खान साहब किसी केस में गिरफ़्तार भी कर लिए जाएंगे तो फौरी ज़मानत होने का बहुत ज़्यादा चांस भी शायद नहीं होगा। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब इमरान खान साहब की जिस भी केस में गिरफ़्तारी ये फ़ाइनल करेंगे, क्योंकि इद्दत केस का अगर जुलाई में फ़ैसला आ भी जाता है तो किसी और केस में जिसमें भी गिरफ़्तार करेंगे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फिर इमरान खान साहब की जो ज़मानत है या जो भी आगे प्रोसीडिंग है वो शायद जाके फिर अगस्त या सितंबर में ही
मामला हल होगा, क्योंकि अदरवाइज़ जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे छुट्टियाँ हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में भी अगले महीने से हो जाएंगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 10 जुलाई से छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो फिर 2 महीने तक फिर खान साहब या पीटीआई के जो केसेस हैं वो बज़ाहिर कोर्ट, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स के हद तक तो हमें इसी तरह से नज़र आएंगे, बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगे और जो जो जहाँ जहाँ गिरफ्तारी होगी वो वहीं पर रहेगी। तो इसके ऊपर आगे फिर मंजरनामा क्या बनता है, इसके ऊपर अगले वीलॉग में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।